तो आज 3 फ्लैट देखने निकल रहे हैं। है, तुम सबको पता है। हाँ। 20 साल की कमाई लगाने जा रहे हैं। हाँ। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। लेकिन पापा, बिल्डर तो कह रहा है 1850 स्क्वायर फीट है। बस वही देखना काफी नहीं है क्या? लेकिन और क्या क्या देखना चाहिए? बस वही जो ज्यादातर लोग फ्लैट खरीदते समय भूल जाते हैं। अगर आप अपना फ्लैट खरीदने की सोच रहे हैं तो अगले 10 मिनट आपके लिए एक चेकलिस्ट की तरह काम करेंगे। मैं आपको कोई थ्योरी नहीं बताऊंगा, सिर्फ वो 12 बातें बताऊंगा जो मुझे फ्लैट खरीदने के बाद समझ आईं। काश ये बातें मुझे पहले पता होती तो शायद मेरा फैसला और भी बेहतर होता। अगर आप लाखों रुपए निवेश करने जा रहे हैं तो वीडियो अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपनी पहली और शायद सबसे जरूरी बात से, कारपेट एरिया वर्सेस सुपर एरिया। जब मैंने अपना फ्लैट बुक किया था तो ब्रोकर बार बार एक ही बात कह रहा था, सर 1800 स्क्वायर फीट का फ्लैट है, बहुत बड़ा है। सच कहूं तो उस समय मैंने भी यही सोचा था कि 1800 स्क्वायर फीट मतलब बहुत खुला खुला घर होगा। लेकिन जब पोजीशन मिला, फर्नीचर आया और हम रहने लगे, तब पहली बार समझ आया कि जिस 1800 स्क्वायर फीट की बात हो रही थी उसमें लिफ्ट, लॉबी, सीढ़ियां और दूसरे कॉमन एरिया का हिस्सा भी शामिल था। यानी जिस जगह पर मैं रह रहा था वह उससे काफी कम थी। कारपेट एरिया और सुपर एरिया के बीच के इसी फर्क को रियल एस्टेट की भाषा में लोडिंग कहा जाता है। कई हाई राइज प्रोजेक्ट्स में 30 से 40% तक लोडिंग देखने को मिल जाती है। इसलिए सिर्फ सुपर एरिया देखकर खुश मत हो जाइए, एग्रीमेंट में कारपेट एरिया जरूर देखिए। आज भी अगर आप किसी खाली फ्लैट में जाएं तो वह बहुत बड़ा लगता है, लेकिन उसी घर में सोफा, बेड, डाइनिंग टेबल, अलमीरा और बच्चों की स्टडी टेबल रख दीजिए, आपको पता चलेगा कि असली स्पेस तो कितनी जल्दी भर जाता है। इसलिए अगर आज कोई मुझसे फ्लैट खरीदने की सलाह मांगे तो मैं सबसे पहले यही कहूँगा, बिल्डर से सुपर एरिया नहीं, कारपेट एरिया पूछिए, क्योंकि आखिरी में आप और आपका परिवार कारपेट एरिया में ही रहने वाले हैं। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, मेंटेनेंस चार्जेस, जो शायद कभी ख़त्म नहीं होते। जब हम फ्लैट खरीदते हैं तो पूरा ध्यान ईएमआई पर होता है। मन में यही सोच होती है कि 10 या 20 साल बाद ईएमआई ख़त्म हो जाएगी और फिर ज़िंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी। लेकिन फ्लैट में रहने के बाद समझ आता है कि एक खर्च ऐसा है जो शायद कभी ख़त्म नहीं हो रहा, और वो है हर महीने के मेंटेनेंस चार्जेस। फिर पावर बैकअप, कभी सिंकिंग फंड, कभी सोसाइटी का कोई एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन, और ये खर्च समय के साथ कम नहीं, कई बार बढ़ते भी हैं। इसलिए फ्लैट खरीदते समय सिर्फ ईएमआई का बजट मत बनाइए, हर महीने होने वाले सोसाइटी एक्सपेंसेस का भी हिसाब ज़रूर रखिए। मान लीजिए आपकी ईएमआई 45,000 है, आपको लगता है बस यही खर्च होगा, लेकिन उसके ऊपर 3,000 से लेके 8,000 रुपये या और ज़्यादा मेंटेनेंस चार्जेस, डीजी बैकअप, वाटर चार्जेस और दूसरे खर्च जोड़ दीजिए। अचानक आपको आपका मंथली हाउसिंग कॉस्ट 10 से 15% बढ़ा हुआ लगेगा। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, क्लब चार्जेस। अरे मेंटेनेंस तो दे रहे हैं, फिर क्लब चार्जेस क्यों? जब मैंने फ्लैट खरीदा था तो मेरे मन में भी यही सवाल था, हम हर महीने मेंटेनेंस दे रहे हैं, फिर क्लब चार्जेस अलग से क्यों हैं? सच कहूँ, शुरुआत में मुझे लगा था कि शायद बिल्डर या सोसाइटी एक ही सुविधा के पैसे 2 बार ले रही है, लेकिन बाद में समझ आया कि हर सोसाइटी का रूल अलग होता है। कुछ सोसाइटीज़ में जिम, स्विमिंग पूल और क्लब हाउस का खर्चा मेंटेनेंस में ही शामिल होता है, जबकि कुछ सोसाइटीज़ में इन सुविधाओं का इस्तेमाल करने के लिए अलग से मेंबरशिप या एनुअल क्लब चार्जेस देने पड़ते हैं। इसलिए फ्लैट फाइनल करने से पहले सिर्फ इतना मत पूछिए क्लब हाउस है या नहीं, यह भी पूछिए कि उसका इस्तेमाल करने के लिए क्या अलग से पैसे देने पड़ेंगे या नहीं। कई बार ब्रोशर में शानदार जिम, स्विमिंग पूल और इंडोर गेम्स देखकर हम प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि उनका इस्तेमाल करने के लिए अलग से मेंबरशिप लेनी होती है। अगर आपकी फैमिली इन सुविधाओं का रेगुलर यूज़ करेगी तो शायद ये खर्च आपको सही लगे,
लेकिन अगर साल में 2-4 बार ही जाना है तो पहले से ये जानना ज़रूरी है कि उसका खर्च कितना है। इसलिए सिर्फ एमेनिटीज़ मत देखिए, उनका कॉस्ट स्ट्रक्चर भी समझिए। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की, लिफ्ट की रियलिटी। हाईरेस के बारे में सबसे ज़्यादा डर लोगों को लिफ्ट का होता है। मुझे भी था, लगता था कि रोज़ 10-10 मिनट लिफ्ट का इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन मेरा अनुभव थोड़ा अलग रहा। नॉर्मल टाइम में लिफ्ट आसानी से मिल जाती है, हाँ, लेकिन सुबह ऑफिस जाने के समय और शाम को पीक आवर्स में थोड़ा इंतज़ार करना पड़ जाता है। लेकिन जितना सोशल मीडिया पे दिखाया जाता है कि हाई राइज में पूरी ज़िंदगी लिफ्ट के इंतज़ार में ही निकल जाती है, कम से कम मेरा अनुभव ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर सोसाइटी में 25 फ्लोर हैं और सिर्फ 2 लिफ्ट हैं तो कहानी अलग हो सकती है। लेकिन अच्छी प्लानिंग वाली सोसाइटी में लिफ्ट उतनी बड़ी समस्या नहीं होती जितनी लोग बताते हैं। मेरे पिछले 6 साल के अनुभव में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट लिफ्ट का वेट करना पड़ा है, वो भी महीने में कभी कभी। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की, सनलाइट और वेंटिलेशन। जब मैंने फ्लैट देखा था तब दोपहर का समय था, घर में अच्छी खासी रोशनी थी, लेकिन बाद में समझ आया हर मौसम में धूप एक जैसी नहीं होती। सर्दियों में धूप कितनी आती है, गर्मियों में घर कितना गर्म होता है, क्रॉस वेंटिलेशन कैसी है, ये बातें किसी ब्रोशर में लिखी नहीं होती और ब्रोकर भी शायद ही कभी इनके बारे में बात करता है। लेकिन रोज उसी घर में रहने वाले इंसान के लिए यह बातें सबसे ज़्यादा मायने रखती हैं। सर्दियों में अगर 2-3 घंटे की धूप मिल जाए तो हीटर कम चलाना पड़ता है, लेकिन अगर पूरे दिन धूप ही नहीं आती तो घर में नमी भी महसूस होती है, जैसी वो सीमेंट की स्मेल होती है ना। एक बार अलग अलग समय पर जाकर फ्लैट जरूर देखिए। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 की, टॉवर सिलेक्शन फ्लैट साइज से ज़्यादा ज़रूरी है। शुरुआत में हम सिर्फ इतना देखते हैं 2 BHK है या 3 BHK या 4 BHK, लेकिन कुछ महीनों बाद समझ आता है असली फ़र्क फ्लैट के साइज में नहीं, टॉवर की लोकेशन से पड़ता है। एक ही सोसाइटी में 2 टावरों का अनुभव में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो सकता है। किसी टावर के सामने खुला पार्क है, किसी के सामने दूसरी बिल्डिंग, कहीं सुबह की धूप आती है और कहीं पूरा दिन घर में अंधेरा रहता है, कहीं सड़क का शोर है, कहीं डीजी सेट की आवाज़ है। मैंने अपनी सोसाइटी में भी यही देखा है कि लोग एक ही साइज के फ्लैट में रहते हैं, लेकिन उनका रहने का अनुभव काफ़ी अलग होता है। कई बार सिर्फ एक टावर बदलने से प्राइस तो वही रहती है, लेकिन एक्सपीरियंस पूरी तरह बदल जाता है। अगर मौका मिले तो सोसाइटी के रेजिडेंट से पूछिए कि सबसे अच्छा टावर कौन सा माना जाता है। मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ वह 9 में से 3 टावर ऐसे हैं जहाँ धूप लगभग ना के बराबर आती है। उन टावर के लोग बहुत परेशान रहते हैं, खासकर सर्दियों में। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 7 की, पार्किंग स्लॉट की अहमियत। जब बिल्डर पार्किंग देता है तो हम खुश हो जाते हैं कि चलो पार्किंग मिल गई, लेकिन असली कहानी तब शुरू होती है जब आप रोज ऑफिस जाने लगते हैं। अगर पार्किंग लिफ्ट से बहुत दूर है या पिलर के बीच में है या इतनी टाइट कि रोज रिवर्स करके गाड़ी निकालनी पड़ती है, तो कुछ महीनों बाद वही पार्किंग आपको रोज परेशान करेगी। ये छोटी बात लगती है, लेकिन साल में 300 दिन ऑफिस जाने वाले इंसान के लिए इसका असर बहुत बड़ा होता है। अगर आपकी फैमिली में 2 कार्स हैं तो दूसरी पार्किंग फ्यूचर में मिलेगी या नहीं, यह भी पूछ लीजिएगा। विजिटर पार्किंग पर्याप्त है या नहीं, इसकी भी जानकारी जरूर रखिएगा। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 8 की, सोसाइटी रूल्स। फ्लैट खरीदते समय हम बिल्डर एग्रीमेंट पढ़ लेते हैं, लेकिन सोसाइटी रूल कौन पढ़ता है? बाद में पता चलता है पेट रूल्स अलग हैं, विजिटर एंट्री के नियम अलग हैं, रिनोवेशन के टाइमिंग सेट हैं, डिलीवरी टाइमिंग अलग है। कई बार छोटी सी बात के लिए भी सोसाइटी की परमिशन लेनी पड़ती है। इसलिए फ्लैट खरीदने से पहले सोसाइटी रूल्स जरूर समझिए। कई लोगों को लगता है अपना घर है, अब जो चाहे करेंगे, लेकिन सोसाइटी में रहने के अपने रूल्स होते हैं। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 9 की, बिल्डर से ज़्यादा RWA या AOA इंपॉर्टेंट होती है। शुरुआत में बिल्डर सब कुछ संभालता है, सोसाइटी का सब कुछ, लेकिन कुछ साल बाद बिल्डर चला जाता है। उसके बाद सोसाइटी कैसे चलेगी, सोसाइटी कैसी होगी, मेंटेनेंस कैसा होगा, फेस्टिवल्स कैसे होंगे,
ये सब रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन या एओए तय करता है। एक अच्छी एओए या आरडब्ल्यूए साधारण सोसाइटी को भी शानदार बना सकती है और खराब आरडब्ल्यूए अच्छी खासी सोसाइटी को भी परेशान कर सकती है। अगर आरडब्ल्यूए रेजिडेंट्स की सुनती है तो छोटी छोटी प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाती है, लेकिन अगर कम्युनिकेशन ही नहीं है तो छोटी सी छोटी बात भी बहुत बड़ा इशू बन जाती है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 10 की। लोकेशन लग्जरी से ज़्यादा ज़रूरी है। पहले मुझे भी लगता था कि क्लब हाउस जितना बड़ा होगा सोसाइटी उतनी अच्छी होगी, लेकिन आज मुझे लगता है कि सबसे लग्जूरियस क्लब हाउस भी उस समय बेकार लगने लगता है जब रोज़ 2-2 घंटे ट्रैफिक में फंसना पड़े। अगर ऑफिस पास है तो बेस्ट है, लेकिन अगर ऑफिस पास नहीं है तो देखिए कि मेट्रो स्टेशन कितनी दूर है। अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं या उस शहर में रहते हैं जहां मेट्रो अवेलेबल है, बच्चों का स्कूल कितनी दूर है, हॉस्पिटल और पास की मार्केट आसानी से पहुंच सकते हैं। लोकल ट्रैवल के लिए ई रिक्शा या ऑटो कितनी इजीली सोसाइटी के बाहर से ही मिल जाता है। तो आपकी ज़िंदगी कहीं ज़्यादा आसान हो जाती है। लग्जरी आपको वीकेंड पर खुश करती है, लेकिन लोकेशन आपको हर दिन सुकून देती है। गूगल मैप में सिर्फ डिस्टेंस मत देखिए, पीक ऑफिस आवर्स में ट्रैवल टाइम भी देखिए। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 11 की, मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट। फ्लैट फाइनल करने से पहले अपने फ़ोन का नेटवर्क जरूर चेक कीजिए। कुछ टावर्स में सिग्नल बहुत कमज़ोर होते हैं। वर्क फ्रॉम होम वालों के लिए ये बहुत बड़ा इशू बन सकता है, इसीलिए सोसाइटी में जाने के बाद वहाँ मोबाइल नेटवर्क जरूर चेक कीजिए। अब बात करते हैं आखिरी पॉइंट के बारे में, ब्रिक कंस्ट्रक्शन या माइवन कंस्ट्रक्शन। जब मैंने फ्लैट खरीदा था तब मैंने बिल्डर का नाम देखा, लोकेशन देखी, अमेनिटीज़ देखी, लेकिन एक सवाल कभी नहीं पूछा, ये बिल्डिंग बनी कैसे है। क्योंकि सच कहूँ तब मुझे ब्रिक कंस्ट्रक्शन और माइवन कंस्ट्रक्शन का डिफरेंस ही नहीं पता था। आजकल ज़्यादातर नए हाई राइज प्रोजेक्ट्स माइवन टेक्नोलॉजी से बन रहे हैं। इसमें पूरी बिल्डिंग कंक्रीट वॉल से बनी होती है, जबकि पुराने प्रोजेक्ट्स में ब्रिक वॉल्स ज़्यादा देखने को मिलती है। दोनों टेक्नोलॉजी के अपने फ़ायदे और कुछ सीमाएं हैं। माइवन कंस्ट्रक्शन में कंस्ट्रक्शन बहुत तेज़ होता है और स्ट्रक्चर ज़्यादा यूनिफॉर्म होता है, लेकिन बाद में अगर आप दीवार पर बदलाव करना चाहें, टीवी माउंट लगाना हो या कुछ इलेक्ट्रिकल मॉडिफिकेशंस कराने हो, तो कुछ एक्स्ट्रा सावधानी बरतनी पड़ सकती है। इसलिए फ्लैट फाइनल करने से पहले सिर्फ बिल्डर का ब्रांड मत देखिए, ये भी पूछिए कि बिल्डिंग ब्रिक कंस्ट्रक्शन है या माइवन कंस्ट्रक्शन, क्योंकि यही टेक्नोलॉजी आने वाले कई सालों तक आपके साथ रहने का अनुभव बनने वाली है। मैं तो ये नहीं कह सकता कि ब्रिक बेटर है या माइवन, दोनों की अपनी अपनी खूबियां हैं और लिमिटेशंस हैं, लेकिन फ़र्क इतना है, अगर आपको पहले से पता होगा कि आपका फ्लैट किस टेक्नोलॉजी से बना है तो बाद में कई चीज़ें आपको सरप्राइज नहीं करेंगी। दोस्तों, मेरे अनुभव के आधार पर बिल्डर से ये पूछना चाहिए कि फ्लैट की इंटरनल वॉल्स ब्रिक की हैं या माइवन की, क्योंकि ब्रिक की इंटरनल वॉल्स मेरे अनुसार ज़्यादा बेहतर होती हैं, क्योंकि उसमें आप होल्स बहुत ईजिली कर सकते हैं। दोस्तों, परफेक्ट फ्लैट कभी नहीं होता। इतने साल हाई राइज में रहने के बाद मैंने एक बात ज़रूर सीखी है, परफेक्ट फ्लैट जैसी कोई चीज़ नहीं होती। किसी फ्लैट में लोकेशन बेहतर होगी लेकिन मेंटेनेंस ज़्यादा होगा, किसी में कारपेट एरिया अच्छा होगा लेकिन सनलाइट कम होगी, कहीं व्यू शानदार होगा लेकिन ऑफिस बहुत दूर होगा, और कहीं सब कुछ अच्छा होगा लेकिन बजट से बाहर होगा। यानी हर फ्लैट में कुछ खूबियाँ होंगी और कुछ समझौते भी होंगे। इसलिए सही सवाल यह नहीं है कि कौन सा फ्लैट बिल्कुल परफेक्ट है। सही सवाल यह है कि क्या मैं इस फ्लैट में अगले 25-30 साल सुकून से रह सकता हूँ। अगर जवाब हाँ में है तो शायद यही फ्लैट आपके लिए सही है। अगर मुझे फिर से फ्लैट खरीदना पड़े तो मैं सबसे पहले ब्रोशर नहीं देखूंगा, मैं सबसे पहले खुद से यही सवाल पूछूंगा, क्या ये फ्लैट मेरे और मेरे परिवार की लाइफस्टाइल के हिसाब से सही है। और अगर जवाब हाँ है तो शायद वही फ्लैट मेरे लिए परफेक्ट है, क्योंकि आखिर में फ्लैट की कीमत नहीं, उसमें बिताए जाने वाले साल सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं। और एक अच्छा फ्लैट वो नहीं होता जिसमें कोई कमी ना हो, बल्कि वो होता है जिसमें छोटी मोटी कमियों के साथ भी आप खुशी खुशी अगले 25-30 साल आसानी से जी सकें। दोस्तों,
मैं हाई राइज सोसाइटी फ्लैट, सोसाइटी लाइफ और फ्लैट बाइंग से जुड़ी ऐसी ही प्रैक्टिकल और ऑनेस्ट जानकारी अपने चैनल में रेगुलरली देता हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हर हफ्ते अपने 6 साल के रियल एस्टेट एक्सपीरियंस के आधार पर नई वीडियो लेकर आता हूँ। तो दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में जल्द ही। धन्यवाद।